हेलो एवरीवन। अगर आप अपने पिता से प्यार करते हैं, अगर आपको पसंद है भावनाओं में डूबी हुई कहानियाँ, आपको पसंद है बेहतरीन सिनेमा, तो 1997 में आई इटालियन फिल्म लविता ए बेला आपको देखनी चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार तो ये फिल्म आपको देखनी ही चाहिए। फिल्म इतनी प्रसिद्ध हुई कि 1998 में इसे अंग्रेज़ी में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के नाम से रिलीज़ किया गया अमेरिका में, जिसके बाद 1999 में ऑस्कर में इसने काफ़ी नाम कमाया। फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, जिसे आज के स्वरूप में तो नहीं, उस दौरान के जो करीबन 30 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, तो उस दौरान दिखाया गया कि किस तरह से ज्यूइश कम्युनिटी पे जब जर्मन्स ने अत्याचार किए, तो ये उसका रेफरेंस लेते हुए ये फिल्म है। और साथ में इसकी जो कहानी है वो पूर्णतः पिता और पुत्र के प्रेम को दिखाती है, किस तरह से एक पिता अपने पुत्र के लिए कितना कुछ करता है। और ये पहली फिल्म थी जिसको नाजी कैंप जो दिखा, कॉन्सेंट्रेशन कैंप होते थे जिसमें ज्यूइश के साथ अत्याचार हुआ था कम्युनिटी के साथ, तो पहली फिल्म थी जिसे कॉमेडी के रूप में दिखाया गया और जिसको काफ़ी लोगों से सुनने को भी बहुत मिला। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया कि ऐसी फिल्म क्यों बनाएगी जब इतना अत्याचार एक कम्युनिटी पे हुआ, ऐसे में कॉमेडी फिल्म कैसे बनाई जा सकती है। लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे तो इसकी कॉमेडी को समझ पाएंगे कि इस कॉमेडी के पीछे कितना दुख है। फिल्म जब ये शुरू होती है, इसको रोबर्तो बेनिनी ने बनाया है। वो इसमें लीड में भी हैं, वो डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म के, और उन्होंने को रिटर्न भी किया है। और यकीन मानिए फिल्म इतनी सुंदर लिखी गई है कि इतनी सुंदर फिल्म मैंने शायद ही कोई देखी हो, तो एक बार आप इसको ज़रूर देखना। रोबर्तो बेनिनो 1939 में अपने दोस्त के साथ इटली के एक शहर में आते हैं, जहाँ उनके अंकल रेस्टोरेंट में काम करते हैं मैनेजर के रूप में। तो उनका नाम जो है गुइदो का है। गुइदो जो अपने अनेकों सपने लिए एक शहर में आता है अपने दोस्त के साथ। वो नौकरी भी करता है एक होटल में वेटर की। तो इस दौरान उसको एक लड़की से भी प्यार हो जाता है। हालांकि गुइदो का सपना है कि वो अपने लिए एक बुक शॉप खोले जिसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन वो क्योंकि जूइश होता है तो उसी दौरान से उसको एक तरह से जो भेदभाव है जो झेलना पड़ता है, जो उसको इतनी आसानी से नहीं मिलता। लेकिन उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है डोरा। डोरा का किरदार जिन्होंने निभाया वो रोबर्तो की असल ज़िंदगी में पत्नी भी थी, निकोलता जिनका नाम है। तो डोरा के साथ अब जो फिल्म है, अगर एक आधा पार्ट देखें, फर्स्ट हाफ देखें, तो उसमें उनकी प्रेम कहानी है और प्रेम कहानी को बिल्कुल प्यार से दिखाया गया है। बहुत कॉमिक रोल इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से वो डोरा से मिलते हैं, कभी साइकिल से गिरते हुए, कभी वो ऊपर से नीचे गिर गए तो उसको पकड़ते हुए, कभी पार्टी में ओपरा हाउस में उसको मिलते हैं। और जो उसका प्रेमी होता है, जो दरअसल इंस्पेक्टर होता है जिससे वो लाइसेंस मांगते थे बुक शॉप का, जो उसको नहीं देता था, उसी की वो होने वाली पत्नी होती है। लेकिन डोरा से वो इतना प्रेम करते हैं कि डोरा उनके प्यार को समझती है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। यहाँ तक फिल्म जो है बड़ी कॉमिकली चलती है, हिलेरियस चलती है, इसमें कहीं पे भी जूश का संदर्भ नहीं आता। लेकिन फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही मार्मिक है, जब उनका बेटा पैदा होता है और उनकी दुकान की किताब भी खुल जाती है। तो उस दौर में दिखाया गया है कि कैसे जूश कम्युनिटी पे धीरे धीरे हमले शुरू हो जाते हैं। और इसी दौरान जो है गुइदो को और उनके बेटे को एक दिन एक कैंप में ले जाने के लिए पुलिस आ जाती है, जर्मन पुलिस आ जाती है। जब सारे ही इटली से जो जूइश कम्युनिटी है वहाँ पे जितने भी रहने वाले जूइश लोगों को उठाने के लिए जर्मन पुलिस आती है और उनको एक ट्रेन में भरकर, और बहुत ही बुरी तरह से भरकर इनको ले जाती है। अब जो गुइदो है और उसका बेटा है, बेटा बहुत छोटा है, 3 से 4 साल का है, और वो उससे अक्सर पूछता है कि क्या हो रहा है। तो गुइदो हमेशा उसको झूठ बोलता है कि ये हमें वीडियो गेम खिलाने ले जा रहे हैं, ये हमें एक खेल खिलाने ले जा रहे हैं बहुत मज़ेदार से, पिकनिक की तरह, और इस ट्रेन में कोई सीट भी नहीं होगी, हमें खड़े खड़े जाना पड़ेगा। तो इस तरह के डायलॉग्स हैं जो बहुत आपको जो उस दौरान जो एक टेंस सिचुएशन होती है, जब आप देखेंगे बाकी पूरे सीन में जो लोग हैं बिल्कुल मायूस खड़े हुए, उनको पता है कि अब हमें एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जा रहे हैं, हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, तो फिर भी वो अपने बेटे को एक आशा देता है कि वहाँ बहुत मज़ा आएगा, आप तुम मेरे साथ चलो। इस बीच जो डोरा है वो जूइश नहीं होती, वो क्रिश्चियन होती है, तो वो भी ज़िद करती है कि मैं भी इस कैंप में जाऊंगी। हालांकि पुलिस वाले उसको रोकते हैं, वो कहते हैं कि आप मैम जूइश नहीं है, आपको इसके साथ नहीं जाना है, बट वो कहती है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती। हालांकि उसको भी ट्रेन में रख दिया जाता है। अब जब आगे जैसे जैसे फिल्म शुरू होती है, यहाँ से इतनी मज़ेदार रूप लेती है, और इससे पहले जो फर्स्ट हाफ आप देखते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि सेकंड पार्ट इस तरह का होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो वहाँ पे जाके जब कैंप में जब जाता है गुइदो अपने बच्चे के साथ, तो वहाँ पे जर्मन सैनिक अक्सर अत्याचार करते हैं उन पे जूइस में। तो वो बताता है कि ये इनका टेस्ट ले रहे हैं, अगर हम टेस्ट में जीत गए तो हमें टैंक मिलेगा गिफ्ट में, तो हमें गेम पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलना है। तो जर्मन सैनिक जब उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि किसी को क्या जर्मन आती है, तो गुइदो एकदम से हाथ खड़ा कर देता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो
अगर नहीं बोलता तो कोई और वहाँ पे आके जर्मन बोल के इनको इटालियन में वो जो सारे संदेश थे जिसमें गोली मार देना या कोई किसी को खाना नहीं मिलेगा, सबको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, ये बात बाहर आ जाती। तो इसको बचाने के लिए गुइदो खुद वहाँ जर्मन सैनिक के पास आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको इटालियन आती नहीं। तो जर्मन सैनिक जो भी उसको दिशा निर्देश देता है वो अपने साथियों को सुनाता है, और बड़े मज़ेदार अंदाज में गुइदो जो है अपने दोस्तों को बताता है कि इस गेम के खेलने के कई रूल्स हैं एंड ऑल दैट। जो स्पीच जो है ये बड़ी मज़ेदार स्पीच है, जैसे 3 इडियट्स में आपने सुनी थी, ये उसी तरह की स्पीच है जो बहुत मज़ेदार होती है। लेकिन इसके पीछे आप एक देखेंगे एक मर्म जिसमें गोली मार देने के भी संदेश है, और आपको इसी तरह से यहाँ मज़दूरों की तरह रहना पड़ेगा। गुइदो बड़ी मुश्किल से फिल्म में मजदूरी करता है, अपने बच्चों को छुपा के रखता है, वो अपनी स्थिति को नहीं दिखाता कभी भी कि वो किस तरह की स्थिति पे रह रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पे जो गुइदो के अंकल हैं उनको भी लाया जाता है, और उस दौरान जो बुज़ुर्गों को और बच्चों को जो किसी काम के नहीं होते तो उनको एक जो है कि स्प्रे के साथ, केमिकल स्प्रे के साथ मार दिया जाता है। उनको शावर के बहाने उनको बुलाया जाता है कि आपको एक शावर दिया जाएगा। तो ये शावर जो होता है केमिकल शावर होता है जिसमें दम घुट के मर जाते हैं। तो ये सीन जो है ये उन्होंने थोड़ा सा छुपा के दिखाया, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म थी। कॉमेडी फिल्म की जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसमें जो गंभीर दृश्य भी है वो भी कॉमेडी के रूप में दिखाए जाते हैं। हालांकि इसमें दृश्यों की गंभीरता बनाई रखी, लेकिन फिर भी इसमें कॉमेडी का इतना अच्छा इनपुट रखा है कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा। फिल्म यूं ही चलती रहती है, और बीच बीच में गुइदो कई हरकतें करता है कि अपनी पत्नी से बात कर सके, अपने बच्चे से बात करा सके। धीरे धीरे यूं ही फिल्म आगे चलती है, और कई बार जो है गुइदो फंसता भी है, क्योंकि सभी बच्चों को मार दिया जाता है। उसका एकमात्र बच्चा जो है वो कैंप में जीवित है, जिसको वो छुपा के रखता है। फिल्म का अंत बहुत ही शानदार है। ऐसा अंत आप शायद आजकल सोशल मीडिया में कई मीम्स में चलता है या कई वीडियोस में दिखाया भी जाता है, जहाँ पे वो आंख मारता है। ये आंख मारने वाला दृश्य आज तक का सबसे बेहतरीन दृश्य है, कि जब वो जाते जाते भी आखिर में अपने बच्चे को आंख मार के जाता है कि ये सब वीडियो गेम चल रही है, इसको सीरियसली मत लेना। और फिल्म का अंत अगर आप खुद देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें वो दोबारा कभी अपने बच्चे को नहीं मिल पाता। लेकिन आखिर में जब एक जो दूसरी सेना वहाँ पहुँचती है और उस कैंप से लोगों को रिहा करती है, और आखिर में जब बच्चा बचता भी है तो उसको आखिर में एक टैंक दिखता है जिसका वादा उसके पिता ने किया था। फिल्म को एक सपने की तरह दिखाया गया है, सपना एक कविता की तरह, जिसमें खुशियां हैं, दुख है, गम है और कई तरह की हसरतें हैं। फिल्म शुरू से आखिर तक अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा आप एक कविता देख रहे हैं, आपको लगेगा नहीं एक फ़िल्म है। और आखिर में आते आते आपको इतना भावुक कर देती है फिल्म कि एक इंसान इतना ज़िंदा दिल हो सकता है। इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद वो कभी अपने बेटे को ये नहीं बताता कि वो कितनी तकलीफ़ों में जी रहे हैं, वो किस तरह के कैंप्स में जी रहे हैं। ये फिल्म 1939 से शुरू होकर 1943 और उसके बाद के एक टाइम पीरियड तक चलती है। ये फिल्म दरअसल जो रोबर्तो है उनके पिता ने ही, रोमियो सलमोनी ने ही, उनकी किताब से ही ली गई है, क्योंकि उन्होंने खुद भी 2 वर्ष जो हैं इस तरह के कैंप में काटे थे। एक बात अब यहाँ पे थोड़ा ना हिस्ट्री को भी लिया गया है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं और देखें कि 1943 में आखिर इटली में जर्मन कैंप्स कैसे हो सकते थे। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर और इटली में जो थे वो मुसोलिनी थे। ये दोनों ही तानाशाह हैं, अपने अपने देशों के प्रसिद्ध रहे हैं। 1943 में हालांकि मुसोलिनी पर जब वहीं की स्थानीय सरकार कब्ज़ा कर लेती है, उनको गिरफ्तार करने के हुक्म देती है कि अब आपकी तानाशाही यहाँ नहीं चलेगी, तो उस दौरान हिटलर ही इनको बचाते हैं। इसी वजह से इटली में कुछ एक कैंप्स जो है बाद में ज्यूइश के लगाए गए, क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को ख़त्म करना चाहते थे। उस तरह का हेलुसिनेशन आपने कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन ये फिल्म जो है इतनी बेहतरीन और इतनी शानदार रही कि 99 में जब ऑस्कर अवार्ड की बारी आई तो कई प्रसिद्ध फिल्मों को, प्राइवेट रयान जैसी और कई प्रसिद्ध फिल्मों को इसने पीछे छोड़कर ऑस्कर अवार्ड जीता, और रोबर्तो बेनिनी पहले ऐसे नॉन इंग्लिश एक्टर बने जिनको बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला। फिल्म ने कैन्स अवार्ड भी जीता और नॉन इंग्लिश इंटरनेशनल फिल्म्स के लिए ऑस्कर अवार्ड को लिए भी चुना गया। तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को दिखाएं, पूरी फैमिली के साथ देखने वाली फ़िल्म है। इंग्लिश और हिंदी भाषा में भी आपको मिल सकती है। और जो इस फिल्म की बनावट है, अगर आप फिल्म पसंद करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग पसंद करते हैं, अगर आप एक्टिंग पसंद करते हैं, तो ये फिल्म ज़रूर देखिए। सबसे खूबसूरत फिल्म है मैंने जो अभी तक ज़िंदगी में देखी है। तो इसको ज़रूर एक बार देखें और उन भावनाओं को जिए, उस दर्द को भी जिए, और उस दर्द में उस मुस्कुराते हुए चेहरे को भी देखिए जो बेनिनी हमें दे कर गए हैं।